हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या समझा था कि भाई सप्लाई होती क्या है। हमने पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 7 पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई 3 इंग्रेडिएंट्स उसमें होने चाहिए। क्या क्या आपकी कंसिडरेशन, आपका उसके अंदर आपका आना चाहिए वहाँ पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और गुड्स या सर्विस का वहाँ पर होना ज़रूरी है। एक छोटा सा आपको मैंने हिंट दिया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास जो आते हैं शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, उनको हम अब स्टार्ट करेंगे। दिस वीडियो विल बी एंटायरली डेडिकेटेड टू शेड्यूल 1 क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में उनको समझना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल 2 एंड 3। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली शेड्यूल 1। तो भाई शेड्यूल 1 किस बारे में बात करता है कि भाई जो हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी जिसके अंदर कि हमारे पास आता है कि गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए और कंसिडरेशन होनी चाहिए और बिजनेस में होना चाहिए। यहाँ पर एक एक्सेप्शन यहाँ पर हमारे सामने आती है। जो एक्सेप्शन हमें क्या कहती है कि भाई कंसिडरेशन ना भी हो, आपके पास कंसिडरेशन ना भी हो, उस केस के अंदर भी उसको सप्लाई माना जा सकता है, जीएसटी लग सकता है। ये कुछ एक तरह से लिमिटेड लिस्ट है कि जो आइटम्स यहाँ पर दी गई हैं सिर्फ बिना कंसिडरेशन के उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम के अंदर उन्हीं को कंसिडर करेंगे और हम साथ में मेंशन भी करेंगे कि शेड्यूल 1 ये बात कहता है कि ये चीज़ें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई है। तो भाई इसके अंदर कैसी कैसी चीज़ें हैं, जैसे कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक लाइन के इसके एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। यहाँ पर किस तरीके से बात होती है, देखो क्या क्या कहा उसके अंदर। उसके अंदर हमारे सामने एक बात रखी गई कि भाई डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, डिस्पोजल हो रहा है किस चीज का, आपके बिजनेस एसेट का, बिजनेस एसेट, और वो जो डिस्पोजल है वो है परमानेंट। यानी कि परमानेंटली आप कोई चीज किसी अपने बिजनेस एसेट जो आपने काम में लगा रखा था उसको आपने सामने किसी एक इंसान को बेचा है, आपने उसको सेल किया। कौन सी चीज का, जिसका आपने एक कंडीशन और है यहां पर, देखो ये तो पहला पॉइंट हुआ कि आप परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हो किस चीज को, बिजनेस एसेट को। ठीक है, पहला पॉइंट, परमानेंटली आप डिस्पोज कर रहे हो अपनी बिजनेस की एसेट को, ऐसी एसेट जिसको आपने बिजनेस में काम में लगा रखा था, उस चीज को जिसका आपने आईटीसी लिया हुआ था, जिसका आपने आईटीसी लिया हुआ था। अब यहां पर आईटीसी क्या होता है, देखो अभी हमने पूरा का पूरा जीएसटी स्टार्ट किया है, तो इनिशियली आपको अगर मैं थोड़ा सा बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊं तो आईटीसी क्या होता है, जैसे पहले वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, उसकी जगह पे अब जैसे जीएसटी आ चुका है तो यहां पर वैल्यू एडेड जो चीज़ है उसका मतलब ये है कि भाई टैक्स सिर्फ उतनी अमाउंट पे लगता है जितनी उसमें वैल्यू का एडिशन हुआ है। इन अदर वर्ड्स अगर इसको हम देखें तो जैसे मान लो दिस इज अ पर्सन ए, ठीक है, इसने कुछ मैन्युफैक्चर किया और फिर उसने सेल किया किसी इंसान को, इसने इसके ऊपर बी ने इसके ऊपर फर्दर थोड़ा सा और काम किया और फिर इसने उसको सेल कर दिया तीसरे इंसान को जो कि है एंड कंज्यूमर। ठीक है, अब हुआ क्या, मान लो ए ने क्रॉप्स, कोई गेहूं कोई फसल उगाई, ठीक है, उस फसल को इसने रॉ मटेरियल की फॉर्म में इस इंसान को बेच दिया। लेट सपोज कि आपके लिए यहां पर मैदा, ठीक है, किसी ने एक रॉ मटेरियल मैदा बनाया, ठीक है, उस मैदे को इस इंसान को बेच दिया। अब इस इंसान ने क्या किया, उस मैदे के बनाए नूडल्स, ठीक है, और इसने आगे एंड कंज्यूमर को यहां पर बेच दिया। अब हुआ क्या, मैदा बेचा इसने 100 रुपए का, इसने उस 100 रुपए के मैदे को 150 रुपए के नूडल्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और फिर आगे एंड कंज्यूमर को जो भी है आपका प्रॉफिट मार्जिन कमा के जैसे मर्जी उसने आगे आके उसको चीज को सेल कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हो गई आपकी सेल। सेल तो हर जगह हो रही है, खैर ए ने बी को बेचा है, बी ने आगे एंड कंज्यूमर को बेचा है। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है कि भाई देखो, जब ये 100 रुपए का, 100 रुपए इसका एक नॉर्मल सेलिंग प्राइस है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी लग के बिकेगा तो ये बिकेगा 118 रुपए का। लेट सपोज कि 18 रुपए इसका जीएसटी लग गया तो इसने एक्चुअल में 118 रुपए का इसको आगे बेचा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि इसको 118 रुपए का मिला जिसमें 100 रुपए उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट थी, 18 रुपए का जीएसटी कंपोनेंट था।
अब एक चीज अगर आप ध्यान से समझें तो भाई इसको हम बोलते क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि टैक्स जा रहा है, अब जैसे मान लो अब गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने के जो 18 रुपए इसने इस इंसान से इकट्ठे किए, 100 रुपए की चीज इसने बेची, 18 रुपए इसने अपने लिए नहीं लिए हैं। ये जो 118 रुपए इसने चार्ज किए हैं, इसमें जो 18 रुपए हैं वो गवर्नमेंट के हैं, जिसको देगा कौन, ए, लेकिन किससे लेके, बी से लेके। अब आप समझ रहे हो इसमें इनडायरेक्ट क्यों होता है ये, कि भाई बी से 18 रुपए लेके और ये 18 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा रहा है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, आप खुद कमा के आप खुद रिटर्न भरते हो, खुद गवर्नमेंट को जमा कराते हो। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आगे मैन्युफैक्चरर से लेके और गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूं। ठीक है, अब इसके पास पहुंचा, इसने 150 रुपए का आगे सेल करना है, 150 रुपए पे भी जीएसटी लगेगा, लेट सपोज 15 रुपए। ठीक है, तो भाई 150 प्लस यहां पर 15, 165 रुपए बन गया। अब लेकिन यहां पर हुआ क्या सिचुएशन देखो, चलो इसको थोड़ा मैं एक सेकंड एग्जांपल को चेंज करता हूं। पहले 18 रुपए जीएसटी था ना, तो अब इस पे जीएसटी लग गया लेट सपोज 25 रुपए। ठीक है, तो यहां पर 175। अब यहां पर देखो आपको एक चीज और समझ में आएगी कि हर चीज पे अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी भी होते हैं। तो भाई मैदे पे मान लो 18% जीएसटी का रेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, नूडल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने 25%, अब किसी और परसेंटेज से किसी और अमाउंट का आपको जीएसटी का रेट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, अब यार देखो ये जो 150 रुपए है, इसमें ये 100 रुपए भी इंक्लूड है। ठीक है, कि भाई इसने तो 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया बस, लेकिन इस चीज के अंदर 100 रुपए भी इंक्लूड है, और जो 100 रुपए इंक्लूड है साथ में इसका जीएसटी भी इंक्लूड है। अब दो बार तो आप जमा कराने वाले नहीं हो ना, तो यहां पर इनको क्या मिलेगा, इस बार का जीएसटी बनता है भी 25 रुपए। ठीक है, पिछला जीएसटी जो तुम अपनी जेब से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचा चुके हो वो बनता था 18 रुपए। ये माइनस करके अब जो आपने कस्टमर से इकट्ठा किया है 25 माइनस 18, 7 रुपए की बची हुई अमाउंट आपको गवर्नमेंट को जमा करानी है। तो ये जो 18 रुपए आपको माइनस करने को मिला है ना, ये है आपका आईटीसी, यानी कि इनपुट के टाइम पे जो आपने इनपुट, इस नूडल्स मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट क्या है, मैदा, तो इनपुट के टाइम पे जो उसने जीएसटी दिया था वो उसको अब दोबारा नहीं देना। तो जो इसके आउटपुट पे, अब इसका आउटपुट क्या बना, नूडल्स, तो आउटपुट पे जो जीएसटी लगा है और मैदे पे जो जीएसटी लगा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। उसके अलावा जो अमाउंट बचा, जैसे 18 रुपए था, इसका आपको मिल गया क्रेडिट, आपको ये दोबारा नहीं पे करना गवर्नमेंट को। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर बनते हैं और बहुत मजा आएगा आपको जब इसको हम एक चैप्टर के साथ करने वाले होंगे। ठीक है, अभी के लिए अब बैक टू द आवर कॉन्सेप्ट, कि भाई हम क्या पढ़ रहे थे कि आप डिस्पोज कर रहे हो परमानेंटली अपने बिजनेस की एसेट, जिस पे आप ये वाला आईटीसी ले चुके थे। दैट मीन्स हुआ क्या, मान लो आपने यार 10 लाख रुपए की कोई बिजनेस में फैक्ट्री लगाई, उस पे आपने 1,80,000 का जीएसटी पे किया, और उस 1,80,000 के जीएसटी को आपने एज अ क्रेडिट यूज भी कर लिया। अब आप कह रहे हो कि मैं बेच दूं, ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी कि यार ये चीज तो तुमने फायदा उठा लिया। तो जब अगर तुम इसका फायदा उठा चुके हो, इनपुट के टाइम पे अगर आप इसका फायदा उठा चुके हो, तो आउटपुट के टाइम पे भी इस चीज को हम जीएसटी लगा देंगे। यानी कि आप बिजनेस में आप अपनी चीजें नहीं बेच रहे हो, आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, नूडल्स को बेचना, ठीक है, लेकिन आप एक एसेट भी बेच रहे हो कि भाई आपके किसी काम की नहीं रही, अब आपको उसको सेल करना है। अगर आपने उसको सेल करने से पहले जब आपने खरीदा था, तो अगर आपने ये 1,80,000, जैसे मैंने यहाँ पे 18 यूज किया, अगर आपने ऐसे यूज किया था, तो अब जब आप बेचोगे तो आपको इसके ऊपर जिस भी अमाउंट में बेच रहे हो, लेट सपोज आप अगर 5 लाख का बेच रहे हो तो उस पर 50,000 अगर जीएसटी बनता है तो उस पर जीएसटी लगेगा, चाहे ये कंसिडरेशन के बिना हो तो भी। अब आप पूछोगे कि यार अगर कंसिडरेशन ही थी ही नहीं तो यार ये अमाउंट कहां से आई, तो यार एक मार्केट वैल्यू होती है इस चीज की कि नॉर्मली अगर आप बेचने जाते तो आपको कितना अमाउंट मिलता, वो अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इट विल बी योर ऑब्लिगेशन, भले ही आपने कंसिडरेशन ना ली हो सामने वाले से। तो यहां पर शेड्यूल 1 का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहला कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है कि आप अपने बिजनेस में यूज होने वाली एसेट परमानेंटली बेच रहे हो, जिसका आपने आईटीसी लिया था, विदाउट कंसिडरेशन भी अगर बेचोगे, देखो कंसिडरेशन है तो नॉर्मली सप्लाई है ही,
फिर तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, इतने लंबे डिस्कशन में घुसना ही क्यों है हमें। बट कंसिडरेशन नहीं है तो भी आउटपुट पे, इनपुट पे अगर इस्तेमाल किया था तो आउटपुट पे देना पड़ेगा। ये मंत्र आपको याद रखना है कि इनपुट पे अगर यूज किया था तो आउटपुट पे लगेगा। कंसिडरेशन लाओ चाहे ना लाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जो दो वर्ड्स है ना, ये दो आपके काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। अब मैं कैसे करेंगे, अब यहां पर ये देखो, सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है, दिमाग में एक घंटी बजी होगी कि यार ये रिलेटेड तो ठीक है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं। एक स्टेट लेते हैं कोई भी, ठीक है, लेट्स टेक हरियाणा। हरियाणा के अंदर हुआ, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया ABC मैन्युफैक्चरर्स के नाम से। ठीक है, अब एक चीज होती है कि भैया आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया और अगर आप एलिजिबल हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है, एक एग्जांपल देता हूं कि एक टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड होती है। अगर आपके किसी इंसान ने मान लो कोई फर्म स्टार्ट की, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई 40 लाख की एक टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड है हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर। तो जैसे ही आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगी, यू आर लाइबल टू गेट, ध्यान से सुनना, यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST। ठीक है, तो भाई आप अब GST के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हो। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पैन बेसिस पे। जो आपका पैन कार्ड होता है, उस पैन कार्ड के बेसिस पे GST का रजिस्ट्रेशन होता है। अब यहां पर हुआ क्या कि हरियाणा के अंदर ही आपकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। ठीक है, ABC मैन्युफैक्चरर है। अब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आप सेल भी करते हो, तो हो सकता है आपने ABC होलसेलर के नाम से भी खोल रखा है, और हो सकता है कि आपने ABC रिटेलर के नाम से भी खोल रखा है। ठीक है, तो भाई आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि या तो सेम पेन के अंदर सेम रजिस्ट्रेशन में आप तीनों को रख सकते हो, या फिर तीनों को अलग अलग रजिस्टर भी कर सकते हो। ठीक है, कि भाई मैं इसके ऊपर अलग रजिस्ट्रेशन ले लूंगा, इसके ऊपर अलग रजिस्ट्रेशन ले लूंगा। ठीक है, ये सब चीजें करके भी आप वहां पर काम कर सकते हो। तो अगर आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन के, ओके, अलग अलग रजिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं वो, सेम पैन वाला इंसान का, ऑब्वियसली बंदा एक ही होगा, ओनर एक ही होगा। ओके, तो भाई ऐसे केस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है कि इन पर्सन्स को आपस में, लाइक ये और ये सब आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं। ठीक है, तो इनमें अगर आपस में कोई चीज ट्रांसफर की जाएगी, कोई भी चीज इनके आपस में ट्रांसफर की जाएगी, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। और उस केस के अंदर देखो, आपने सप्लाई में आपने पैसा नहीं भी चार्ज किया होगा तो भी आपको यहां पर GST भरना पड़ जाएगा आउटपुट में। अगर मान लो इसने मैन्युफैक्चर किया, अगेन वही मैदे वाला एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैदे से इसने नूडल बना दी, नूडल अपने भेजे होलसेलर के पास। अब डीम डिस्टिंक्ट पर्सन थे ये, ठीक है, पैसे उसने नहीं लिए, कंसिडरेशन उसने चार्ज नहीं की, लेकिन इसको देना विल बी अ सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, और शेड्यूल 1 यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको GST इस पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज को और थोड़ा देखते हैं, क्या क्या चीजें भाई हमारे स्टडी मटेरियल में यहां पर हमारे सामने रखी गई है। पहला पॉइंट हमने यहां पर अच्छे से कवर कर लिया था कि भाई 3 फैक्टर हमें देखने हैं कि देयर मस्ट बी डिस्पोजल, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ट्रांसफर परमानेंट होना चाहिए, ITC लिया होना चाहिए। अगर आपने ITC नहीं लिया था, याद रखना इस बात को, अगर आपने उस परमानेंट डिस्पोजल पे ITC लिया ही नहीं था और फिर आपने आगे बेच दी, तो भाई उस केस के अंदर आपको आउटपुट पे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर बिना कंसिडरेशन के है, तो कंसिडरेशन है तो तब भी देना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ बात हो रही है बिना कंसिडरेशन के, ये सिचुएशन अगर फॉल करती है तो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। देखो, अगर आप रिलेटेड पर्सन के आपको भी कोई चीज सप्लाई कर रहे हो और कंसिडरेशन नहीं है और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो उस केस के अंदर आपका GST लगेगा इसके ऊपर। रिलेटेड पर्सन्स कौन कौन होते हैं वो यहां पर हम देख लेते हैं कि भाई आप ये देखो, ये एक एक करके आप पढ़ लो अच्छे से, 2-3 बार रीड करोगे, आपके दिमाग में थोड़ा सा ये बैठ जाएगा। आपको क्वेश्चन में पेपर में लिस्ट लिखने को नहीं आएगी, लेकिन किस तरीके से पूछा जाएगा उसमें लिखा होगा कि यार जैसे पहला पॉइंट है, सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ अनदर्स बिजनेस। ठीक है,
तो भाई उस केस में क्या होगा कि लेट सपोज कि कोई इंसान है जो डायरेक्टर है, बट उसकी एक फैक्ट्री भी है। अब वो अपने ही कंपनी में अगर वो कोई चीज़ सेल कर रहा है अपनी फैक्ट्री से, जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है, लेट सपोज वो एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर है, ठीक है, और उसने XYZ के नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ चीज़ बना रखी है। अगर वो उसको कुछ चीज़ बेच रहा है, रेटेड पर्सन को बिना कंसिडरेशन के कोई चीज़ बेच रहा है, तो उसको भाई जीएसटी में ले आया जाएगा, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि भाई XY लिमिटेड का कोई डायरेक्टर है, XYZ लिमिटेड का जो ओनर है वो ABC का डायरेक्टर भी है, वो ABC को कुछ सेल कर रहा है, वो कंसिडरेशन नहीं ले रहा है, तो क्या ये सप्लाई बनेगी? तो वहां पर इक्वेशन तो आपके दिमाग में आनी चाहिए सबसे पहले कि भाई गुड्स एंड सर्विस भी है, कंसिडरेशन नहीं है और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है, तो एक एलिमेंट नहीं है ना, तो सप्लाई नहीं बननी चाहिए। लेकिन साथ के साथ इन एडिशन टू दैट आपके दिमाग में शेड्यूल 1 भी आना चाहिए कि भाई ये तो रिलेटेड पर्सन है, और अगर हमने पढ़ा था क्लास में कि रिलेटेड पर्सन होता है तो वो इंसान जीएसटी के लिए लायबल हो जाता है, चाहे कंसिडरेशन ना भी हो, लेकिन बिजनेस में होना जरूरी है। वो आपस में लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन है, तो यहां पर याद रखना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशन के अंदर वो रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स ओन्स होल्ड्स डायरेक्टली 25% से ज़्यादा वोटिंग शेयर। कैसे? अब जैसे मान लो एक ए की कंपनी है, एक बी की कंपनी है, इन दोनों को कंट्रोल करने वाला सी बैठा है, तो यानी कि कॉमन कंट्रोल हो गया ना इनका। तो जो ए और बी हैं वो अगर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर, ठीक है, दोनों में से एक दूसरे को कंट्रोल करता है। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, वही सेम चीज होगी जो ऊपर वाला पॉइंट था। या फिर दोनों वो दो लोग मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, तो बीच में इनकी पार्टनरशिप होगी ना एक तरह से कि भाई एक ए है और एक बी है, वो दोनों मिलके सी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो भाई ए और बी आपस में वो हो गए, यानी कि सी दोनों को कंट्रोल करे या फिर ए और बी सी को कंट्रोल करें। दोनों सिचुएशन में ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे, याद रखना है आपको। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, या रिश्तेदार हैं आपस में, तो उस चीज में। वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनियर ऑफ द अदर। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोल एजेंट, कि भाई वो सिर्फ उसी का एजेंट है। एक तो होता है कि एक एजेंट एक सबके लिए काम कर रहा है कि भाई कोई भी आओ तुम्हारा काम मैं करवा के दूंगा। एक होता है कि सिर्फ उसी ने अपने लिए पर्सनली उसको अपॉइंट किया हुआ है, तो उस केस के अंदर वो भी एक रिलेटेड पार्टी के अंदर जस्ट लाइक एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब आपको देखो यार एग्जाम में फिल्टर कैसे लगाने हैं। क्वेश्चन आया, पहली चीज तो आइडेंटिफाई कर लो कि यार रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन तो नहीं है, ठीक है, और दूसरी चीज आपको देखनी है कि वो बिजनेस में तो नहीं है। अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन है और बिजनेस में है तो कंसिडरेशन हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसको शेड्यूल 1 के तहत जीएसटी के अंदर ले आएंगे। इस तरीके से आपका दिमाग धीरे धीरे चलना चाहिए, दौड़ना शुरू हो जाएगा, और जब ऐसा चलेगा ना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप फटाफट उसको कवर कर लोगे। ओके, आगे चलते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में जो मैंने आपको बताया वो यही चीज है यहाँ पर, जैसे वो पैन वाला कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी में पैन बेस होता है। वंस अ सप्लायर लायबल टू रजिस्टर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर मान लो हरियाणा से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं किसी और स्टेट से भी कर रहा हूँ, अब अगर मैं एक बार लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया हरियाणा के अंदर, मैंने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, तो मेरे बिजनेस जहां भी हैं सेम पैन पे मुझे हर जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जहां जहां पर वो मैंने रजिस्ट्रेशन लिए होंगे वो सब मेरे के हो जाएंगे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो उनके बीच में अगर मैं अपनी चीज़ बेचूंगा, निकालूंगा, जो भी करूंगा, तो मुझे वहां पर वो चीज़ करनी पड़ेगी। किन सिचुएशंस के अंदर ऐसा नहीं होगा? अब देखो यहां पर एक पॉइंट है, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज अ सप्लाई, ठीक है। अब कुछ एक चीज, एक टर्म यहां पर आता है, सेल्फ सप्लाईज क्या होती है। देखो सेल्फ सप्लाईज, जैसे कि अब यहां पर भी चाहे अंडर जीएसटी दीज ट्रांजेक्शंस दो अंडरटेकन विदाउट कंसिडरेशन विल ऑल्सो क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड ट्रांसफर गुड्स इज बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम लीगल एंटिटी। अब सेम लीगल एंटिटी हो गया, दैट मीन्स एक सेम पैन के अंदर, यानी कि एक सेम पैन के अंदर सेम लीगल एंटिटी की डिफरेंट लोकेशंस अलग अलग रजिस्टर्ड हैं,
तो भाई वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स हो गई, उनके बीच में बिना कंसिडरेशन के आप स्टॉक ट्रांसफर करो, आप किसी भी नाम से ट्रांसफर करो, वो केस में आपका जीएसटी लग जाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मोस्टली काफ़ी चीज़ों में तो आपके सामने डिस्टिंक्ट पर्सन लिखा भी आ जाएगा, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन लिखा आ जाएगा। तो ये होंगे इंडिकेशन जहां पर आपको समझना है कि यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन की बात हो रही है और कंसिडरेशन नहीं भी है। तो सुनने में लगेगा स्टॉक ट्रांसफर तो हो रहा है यार, मैं बेच थोड़ी रहा हूं, किस बात का जीएसटी, दिमाग में ऐसी चीज़ें आ सकती है ना। तो उन चीज़ों को बिल्कुल आप अपना साइड में रखना। ये लॉ की लैंग्वेज है, यहाँ पर क्लियरली यहाँ चीज़ लिखी हुई है कि सेम पैन में अगर डिफरेंट रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, आपस में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो स्टॉक ही क्यों ना ट्रांसफर हो रहा हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल, डीम्ड सेल, सप्लाई बन जाएगी, उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, रघुबीर फैब्रिक है, वो 1000 शर्ट ट्रांसफर करता है अपनी फैक्ट्री से जो कि लखनऊ में है टू इस रिटेल शोरूम इन दिल्ली सो दैट सेम कैन बी सोल्ड। देखो यार, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस सेल थोड़ी हो रही है, मैंने चीज मैन्युफैक्चर करी, अपनी रिटेल के शोरूम में रख दी, मैं बेच थोड़ी रहा हूं। लेकिन द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुबीर आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड, ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कंस्टिट्यूट्स सप्लाई। समझे? तो अपनी ही फैक्ट्री से अपने ही शोरूम में चीज जा रही है तो भी सेल माना जाएगा, तो भी जीएसटी लगेगा। बट देखो ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी कि भाई वो इंसान फैक्ट्री से वेयरहाउस में बेचेगा, जीएसटी लग गया, वेयरहाउस वाला उसको इनपुट की तरह यूज कर लेगा और आगे जब बेचेगा तो वो माइनस कर देगा। तो जो थोड़ा सा मार्जिन उसने जो वेयरहाउस कमा रहा होगा, जो मार्जिन वेयरहाउस कमा रहा होगा, वो उसको उसी पे जीएसटी लगने वाला है इवेंचुअली। तो इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है, इस लाइन को हाईलाइट कर लें। दिस इज ऑन पेज नंबर गाइज 2.32, लास्ट का एक पॉइंट है कि भाई हाउ एवर ट्रांसफर बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ अ लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका ऑप्शन है कि आप चाहो तो आपकी जो अलग अलग एंटिटीज हैं उनको अलग अलग रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक ही रजिस्ट्रेशन में उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा सकते हो। ठीक है, वो देखो आपको जो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी आप उस हिसाब से कंसल्टेंसी लेके उस चीज़ को एक्ट अपॉन कर सकते हो। बट यू हैव दैट ऑप्शन कि अलग अलग रजिस्टर करना है, उसके अपने फायदे हैं, या फिर आपको एक सिंपल एक ही बिजनेस की एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना है। ठीक है, अगर आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे उसको दिखाया हुआ है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, रघुबीर फैब्रिक ट्रांसफर 1000 शर्ट्स from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Kanpur. The same can be sold from there. Same situation ऊपर वाली, लेकिन अलग क्या है इसमें, ये क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। It has taken one registration in the state of Uttar Pradesh, declaring Lucknow factory as its principal place of business. उसने क्या कर रखा है, देखो यार, लखनऊ का बंदा है, लखनऊ में तो है फैक्ट्री, ठीक है, लखनऊ को इसने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, और कानपुर को इसने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, तो वो शोरूम है, तो उस केस के अंदर अगर ये यहां से यहां इसको ट्रांसफर कर रहा है तो दिस विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो, कंसिडरेशन है तो भाई ट्रांसफर तो है ही ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई बीच में नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखो एक डिफरेंस आप समझना, ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर इसने लखनऊ से दिल्ली भेजा था, तो भाई देखो अलग अलग स्टेट में होती है, तो हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी ही हो जाता है। डिफरेंट बात आती है जब आप सेम स्टेट में, हमने जो एग्जाम्पल स्टार्ट किया, हमने हरियाणा की बात की थी कि हरियाणा में ही मैन्युफैक्चरिंग है, हरियाणा में ही होलसेलर है, हरियाणा में ही रिटेलर है, तो ही हैव एन ऑप्शन कि भाई मैं सबका या तो अलग रजिस्ट्रेशन ले लूं या फिर एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन के अंडर इनको ले आऊं, इसको मेन दिखा दूं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, और बाकी दोनों को मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करके अपना काम करता रहूं। अगर ऐसा कर रखा है, अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको जीएसटी यहां पर पे नहीं करना पड़ेगा, कंसिडरेशन नहीं है तो। बट अगर अलग अलग आपने डिक्लेयर कर रखा है तो उस केस के अंदर लग जाएगा। तो भाई ये था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट किए बहुत ही प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब देखो इससे आपको और क्लियर होगा कि भाई ये चीज़ एक्चुअल में हो क्या रही है। द एस्टेब्लिशमेंट हैव सेम पैन, वही एक पैन के अंडर अगर रजिस्टर्ड है, यस। वेदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड, नो, तो भाई जीएसटी नहीं लगेगा। सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेम में ही चल रहा है। लेकिन सेम पैन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं,
एक ही पेन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, तो भाई यस जीएसटी लग जाएगा, दैट्स इट। एक दो बार रीड करना, अच्छे समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को दो बार देखना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां तक ही पॉइंट था, बहुत इजी हो गया है आपके लिए। शेड्यूल 1 बस खत्म होने वाला है, समझो। अब आगे आते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। देखो भाई, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि भाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ओके, ये याद रखना है, ये बिल्कुल जीएसटी से ही बाहर है, ये एग्जम्पशन में नहीं है, इसको अलग से नहीं रखा गया किसी, ये है ही नहीं जीएसटी में। ओके, इट इज नाइदर एट सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस। अब गुड्स ही नहीं बना, सर्विस ही नहीं बना, तो भाई जीएसटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कंसिडरेशन और बिजनेस तो बाद की बातें हैं। पहले स्टेप हम क्या देखेंगे कि गुड्स या सर्विस है कि नहीं है। लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर एक चीज घुसा दी गई है कि अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है 50,000 से ऊपर का, यानी सॉरी, अब 50,000 तक का अगर गिफ्ट दिया तो कोई जीएसटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही मान के चलेंगे, इसको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन गिफ्ट अगर एक्सीड हो गया या फिर 50,000 रुपए भी हो गया, अप टू का मतलब क्या होता है कि 50,000 तक, 50,000 या उससे ज्यादा होते ही वो आप जीएसटी के अंदर आ जाओगे, उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज फॉर टेक एन एग्जांपल, 45,000 का मोबाइल फोन एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं। अगर मैं कहूँ वो फोन 55,000 रुपए का है, तो भाई जब एम्प्लॉयर उसको गिफ्ट करेगा तो उसको विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। तो यहां पर ये चीज हो गई। अब एक परक्विजिट का आपका क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि परक्विजिट्स का क्या होगा। तो अगर परक्विजिट प्रोवाइडेड बाय द employer to the employee in terms of contractual agreement between the employer and the employee will not be subjected to GST। मतलब कि अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, देखो आपका मेन पॉइंट यही बनता है हमारा कि अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर है तो भाई उस केस के अंदर तो आपका वो जीएसटी में नहीं आएगा, तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। बेसिकली द पॉइंट इज दिस। ओके, अब आता है आपके पास एक प्रिंसिपल एंड एजेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिंसिपल और एजेंट के पॉइंट के अंदर क्या कहा जाता है? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है पेंसिल के अंदर। ओके, इसी से काम चलाते हैं। मैं अच्छे समझाऊंगा, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। प्रिंसिपल और एजेंट देखो क्या होते हैं, ध्यान से, इधर ध्यान देना, बुक में देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट बड़ा इजीली आपका कवर हो जाएगा। प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है, एक बंदा होता है जिसने एक इंसान को अपॉइंट किया हुआ है उसके बिहाफ में डील करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई चीज़ है, मटेरियल है जो मुझे बेचना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर मैं अपने गुड्स को एजेंट को देता हूं कि भाई ये सामान तुझे बिकवाना है, वो नहीं बेच रहा है, वो बिकवा रहा है मेरा सामान, मेरे बिहाफ में मार्केट में घूम रहा है, कस्टमर्स ढूंढ रहा है और उनको सामान बेच रहा है। इनवॉइस जो बन रहा है वो मेरे नाम पे ही बन रहा है, यानी कि मैं इनवॉइस रेज कर रहा हूं सामने वाले के लिए। तो एक तरह से सामने वाले की नज़र में बेचने वाला कौन है? मैं हूं, एजेंट नहीं है। एजेंट तो मेरे लिए काम कर रहा है, बस मेरे लिए कस्टमर ढूंढ के ला रहा है, उनका कांटेक्ट करवा रहा है। तो भाई इस केस के अंदर मेरा और जो एजेंट को गुड्स को देना, दैट इज नॉट अ सप्लाई। एक लॉजिकल सी बात है ना, कि मैं तो बस उसको सामान हैंड ओवर कर रहा हूं कि ले भाई ये ले, ये माउस पकड़, मार्केट में जा, ढूंढ कोई बंदा और उसको बेच, बिल मैं बना के दूंगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो है ये इस शेड्यूल के अंदर फॉल नहीं करेगा और इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करता हूं। सेकंड सिचुएशन आपके पास क्या आती है कि वो जो एजेंट है, वो एजेंट क्या कर रहा है, जो बिल रेज कर रहा है वो अपने नाम पे कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि मैं बिल रेज करूंगा एजेंट के नाम पे, एजेंट बिल रेज करेगा सामने वाले के नाम पे।
तो बीच में एक तरह से सेल ही बन गई ना ये। आप लॉजिकल बात सोचोगे तो अगर इनवॉइस के ऊपर एजेंट का नाम है तो उस केस के अंदर जो प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स बेचेगा नहीं भेजेगा, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ध्यान से एक बार फिर सुनना, दो सिचुएशंस हैं, ट्रांजैक्शन एक ही है, सिचुएशन दो है। एक ट्रांजैक्शन क्या है, प्रिंसिपल ने दिया एजेंट को, एजेंट ने आगे बेच दिया। अगर बिल रेज हुआ है प्रिंसिपल के नाम पे तो नो जीएसटी, बट अगर बिल रेज कर रहा है एजेंट अपने नाम से तो जो प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान दिया है दैट विल बी लायबल टू जीएसटी। तो यहां पर यही चीजें हैं, इस पॉइंट को देखना। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। देखो मैंने साफ साफ बोला आपको कि चीज हैंड ओवर कर रहा है। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स आर कंसीडर्ड, सर्विस यहां पर कंसीडर्ड नहीं है। ध्यान देना, एग्जाम में ये गलती हो सकती है। सप्लाई ऑफ गुड्स है किसके, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो फाइनल कंज्यूमर को जा रही है वो तो सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगेगा, इसके नाम पे लगे चाहे उसके नाम पे लगे उस पर जीएसटी लगेगा। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं उस एक्ट की जहां पर प्रिंसिपल उस गुड्स को उठा के उसके हाथ में दे रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर ये लिखा हुआ है वेयर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम, तो उस केस में वो इसके अंदर कवर्ड है, अदरवाइज नहीं कवर्ड है। ओके, अब ये देखो ये डायग्राम देख के आप अच्छे से समझ जाओगे कि भाई वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय एजेंट टू कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर शेड्यूल 1 में कवर्ड नहीं है। बट अगर एजेंट के नाम पे है तो हाँ वो कवर्ड है। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे, इसको एक हल्की सी क्विक रीडिंग देना आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। अब एक क्लैरिफिकेशन है, डेल क्रेडरे एजेंट। डेल क्रेडरे एजेंट बेसिकली क्या होते हैं, यहां पर आपके पास एक चीज आती है। देखो अभी तक मैंने आपको बताया प्रिंसिपल है, देन एजेंट है एंड देन कस्टमर है। डेल क्रेडरे एजेंट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि भाई तेरा सामान मैं बिकवा रहा हूं और साथ के साथ मैं तुझे गारंटी भी दे रहा हूं कि तेरा पैसा आएगा, वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। समझ रहे हो, एक ये जो एडिशनल पार्ट है वो यहां पर आ जाता है। तो यहीं पर यही पूछा जा रहा है, यहां पर भी सेम चीज अप्लाई होती है कि भाई इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे है तो बीच वाली जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही सही एक ट्रांजैक्शन कि भाई वो बंदा क्या करता है, सामने वाले इंसान से, जो कस्टमर से एजेंट जो है वो पैसे लेता है और प्रिंसिपल को देता है, लेकिन साथ में गारंटी भी देता है कि कस्टमर ने नहीं पैसे दिए तो भी मैं तुझे पैसे दूंगा। बट ये काम वो फ्री में तो नहीं करता ना, तो जो कस्टमर है उससे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है कि भाई तूने पैसा लेट किया तो तेरी जगह मैंने उसको पैसा दिया, अब तू मुझे उस पैसे का जो नुकसान है वो भरेगा, तू मुझे उस पैसे की कमाई देगा। तो वो कस्टमर से इंटरेस्ट भी चार्ज करता है ना। तो क्वेश्चन इज कि क्या उस इंटरेस्ट वाली जो चार्ज है क्या उस पर जीएसटी लगेगा, तो भाई वो एग्जामिशन में आता है, उसको वैसे भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। इंटरेस्ट की जो इनकम है वो आपका इसके अंदर नहीं आता, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। तो यहां पर बेसिकली बात वही सेम चीज़ अप्लाई होती है यहां पर भी, कि अब जैसे यहां पर है, ये देखो ये सर्कुलर में आप सिर्फ और सिर्फ ये इसमें थ्योरी में मत घुसना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया है होता क्या है। सिर्फ यहाँ पर अगर देखें तो भाई डीसीए जो है क्या वो फॉल करता है शेड्यूल 3 में, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो गई। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इन केस वेयर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर आइदर हिमसेल्फ और थ्रू डीसीए, तो डीसीए फॉल नहीं करता। लेकिन जहाँ पर डीसीए अपने नाम पे बिल फाड़ता है, अपने नाम पे इनवॉइस रेज करता है, तो भाई उस केस के अंदर वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया आपका, काफी बड़ा पॉइंट है। मेन आपका जो जिस्ट है वो यही था, आप इस चीज को समझ चुके हैं। थोड़ा सा बाकी रीड करेंगे समझ में आ जाएगा, कोई डाउट आता है तो जस्ट कमेंट और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब लास्ट पॉइंट आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। देखो इंपोर्ट से रिलेटेड हमने एक पॉइंट लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, जो कि हमें किस बारे में बात करता था कि भाई अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो, ठीक है, बाहर से, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर जो है बिजनेस में नहीं है तब भी उस पर जीएसटी लग जाएगा। अब यहाँ पर उसी पॉइंट के और फर्दर एक्सटेंशंस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कंसिडरेशन का क्या रूल है यहाँ पर। ठीक है, बात तो कंसिडरेशन की हो रही है ना, तो ये चार्ट इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यहां पर क्या कह रहा है कि भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है, विद कंसिडरेशन है अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो, जो हमने कल पढ़ा था कि भाई कंसिडरेशन है, बिजनेस में है नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी लग जाएगा, तो वो तो सप्लाई बन गया। अब सेकंड बात आती है कि विदाउट कंसिडरेशन के दो केस बनते हैं। ठीक है,
पहला तो अगर आप रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो, ठीक है, तो भाई वो जीएसटी में आ जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो भाई क्योंकि वही सेम चीज अप्लाई होती है जो बिजनेस में पहले अभी जो हमने डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पॉइंट किया, वही कॉन्सेप्ट इंपोर्ट पे भी अप्लाई होता है कि रिलेटेड पर्सन से बाहर से आप अगर ले रहे हो तो भाई उस केस के अंदर कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, और बाकी के केसेस में वो सप्लाई नहीं होगी, कंसिडरेशन का होना जरूरी है ऊपर वाले इस वाले पॉइंट की तरह। ओके, तो एक ही कंडीशन है बेसिकली यहां पर। देखो वैसे तो कंसिडरेशन है, बिजनेस में हो चाहे ना हो सप्लाई बन जाती है, ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है बट रिलेटेड पर्सन है, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो भी वो सप्लाई बन जाती है। दीज आर द टू सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखो यार बिल्कुल ही बच्चों वाले पॉइंट छोटे छोटे, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि भाई अब आप मान लो फ्री सैंपल आ रहे हैं आपको, या गिफ्ट मिल रहे हैं, या बाय वन गेट वन का ऑफर है, तो भाई देखो दोनों में फर्क क्या है। एक चीज हो रही है कि आपको फ्री में दी जा रही है, और एक चीज हो रही है कि आपको एक के प्राइस में दो चीजें मिल रही हैं, यही हो रहा है ना। तो जो फ्री में दी जा रही है कंसिडरेशन तो है नहीं। अब यहां पर देखो कि भाई क्या मैं इसको सप्लाई बनाऊं कि ना बनाऊं, अपने मन से सोचो। अगर हम इक्वेशन को देखें तो भाई कंसिडरेशन का एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, लेकिन क्या शेड्यूल 1 में ऐसा कुछ फॉल करता है? तो हम ये देखेंगे कि क्या वो सेल की किसको जा रही है, वो सैंपल दिए किसको जा रहे हैं। अगर मैं मान लो अपना सैंपल अपने किसी डिस्टिंक्ट एंटिटी को भेज देता हूँ, किसी डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को अपना सैंपल देता हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ का सैंपल, तो क्या वो सप्लाई बनेगा? तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो आप, अपनी कोई चीज़ भेज रहे हो, तो हाँ उस पर जीएसटी लग सकता है, ठीक है ना। तो अगर रिलेटेड पर्सन को जा रही है तो वो जीएसटी बन जाएगा बिना सैंपल का मतलब क्या है, बिना कंसिडरेशन के आप फ्री में कोई चीज़ बांट रहे हो, गिफ्ट बांट रहे हो, कुछ भी बांट रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो भाई अगर रिलेटेड पर्सन को जा रही है तो वो सप्लाई में आ जाएगा। अदरवाइज इन जनरल चलो इसको बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना कि एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 इट विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, ठीक है। तो भाई गिफ्ट और सैंपल जो है सप्लाई नहीं बनेंगे, बट अगर शेड्यूल 1 की जो चीजें हैं डीम डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन और इन सब चीजों में फॉल कर गया अगर वो, तो वो सप्लाई बन जाएगा, वैसे नहीं बनता, बस ये ध्यान रखना है। आमतौर पे नहीं बनता, बट अगर रिलेटेड पर्सन को वो चीज जा रही है तो बन जाएगा, रिलेटेड को, डीम डिस्टिंक्ट को। अब आता है अपने पास, या फिर आप प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, इन केसेस में ये चीजें आएंगी एग्जाम में, ध्यान रखना है इन चीजों को। फ्री में कोई चीज़ दी जा रही है, अगर हमारे देखो विदाउट कंसिडरेशन एक अलग चीज़ हो गई, आपके दिमाग में अलग चीज़ रहेगी, एक चीज़ होगी फ्री में दे रहे हो, वो भी बिना कंसिडरेशन के ही है। तो फ्री में अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो, प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, या फिर आपका रिलेटेड पर्सन को दे रहे हो, या फिर डीम डिस्टिंक्ट को दे रहे हो, तो उस केस के अंदर उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट को सिर्फ उसी केस में जब इनवॉइस एजेंट के नाम पे होगा। तो ये बस आपको याद रखना है। बाय वन गेट वन फ्री बेसिकली क्या कहता है कि भाई इसमें आपको कोई चीज़ फ्री नहीं मिल रही है, आपको एक के प्राइस पे दो चीजें मिल रही हैं, यानी कि एक तरह से 50% ऑफ। तो भाई जो भी सेल की वैल्यू है उस पर जीएसटी लग जाएगा। इट इज नॉट लाइक आप कोई आइटम फ्री में दे रहे हो, पहला लोगे तभी दूसरा मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई पहला छोड़ दे फ्री वाला मुझे दे दे ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो बाय वन गेट वन की जहां पर बात हो रही है तो दो चीजें आपको एक के पैसे में मिल रही है, तो इसलिए यहां पर ये इस तरीके से बात यहां पर हो जाएगी। ओके, तो ये सप्लाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दीज आर जस्ट क्लैरिफिकेशंस। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा ये पॉइंट टॉपिक आज की वीडियो का कंप्लीट हो गया है। आई होप काफ़ी मेहनत की है मैंने आपको डिटेल में ले जाके पॉइंट्स को समझाने के लिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।